हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। हार्ट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन। अक्षर और आपके बीच में क्या चल रहा है? मैंने सॉरी बोला, अगर फिर बात होगी तो फिर सॉरी बोल सकते हैं। साल 2024 की बात होगी। आपने कहा था कि आप और पवन सिंह दोनों लोग की फिल्म शाहबाद थी। शाहबाद, उसका मुहूर्त भी हुआ था। हाँ हुआ था। फिर हुआ क्या पवन सिंह जी के साथ आपका? क्योंकि उसके प्रोड्यूसर और वो सारा सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। कभी खेसारी कुछ बोलते हैं, कभी रवि किशन कुछ बोलते हैं, कभी पवन सिंह कुछ बोलते हैं। आपने कभी सोचा था भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की ये हालत होगी जब लोग एक दूसरे के पैंट उतार रहे हैं? खेसारी जी के साथ ऐसा कुछ है, वो जैसे बिना राजनीति के भी पवन भैया से उनका अक्सर से थोड़ा बहुत ऐसे वैसे चलता रहता है। एक आध बार मेरे से भी हुआ है। सम्राट चौधरी ने आप ही के एक साथी कलाकार को कहा कि वो नचनिया है, तो उनको क्या बोला जाए, हत्यारा। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensorynt K। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार, मजबूती सब कुछ है। देवघर एयरपोर्ट को बने कुछ ही दिन हुए थे। एक ही फ्लाइट में मनोज तिवारी, निरहुआ और एक और गायक उसमें बैठे हुए थे। एयरपोर्ट पर सब उतरे तो पता लगा जो तीसरे नौजवान थे उनके पास सबसे ज़्यादा भीड़ थी। मैं भी उसी फ्लाइट में था और पहली बार हमने उस भोजपुरी स्टार को जाना। नाम है उनका रितेश पांडे। वही रितेश पांडे आज हमारे साथ। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। रितेश बाबू, मैं तो पहली बार जाना कि भाई रितेश पांडे भी इतना बड़ा स्टार है। मनोज तिवारी भी थे, निरहुआ भी थे, और बाहर निकला गेट पर तो देखा सबसे ज़्यादा नौजवानों की भीड़ जो है वो आपके पास है। लोगों का प्यार है बस, और कुछ नहीं। वो एक फिल्में, गाना, साना, एक्टिंग वैक्टिंग और वहाँ से फिर पॉलिटिक्स, और वो भी उस सीट से जिसका नाम है करगहर। मतलब ये प्लान कब हुआ था कि मुझे चुनाव लड़ना है? नहीं, देखिए, जनसेवा का तो इच्छा बहुत पहले से है। तो जनसेवा में सिर्फ पॉलिटिक्स ही? जनसेवा वैसे करते रहे हैं। जैसे कि जब कोविड का टाइम था तो सब लोग घरों में बंद थे। अब हमने सोचा कि भाई कैसे लोगों की हेल्प की जा सकती है। तो हम लोग तो बनारस में घर पे थे उस समय। हम माताजी पिताजी सब लोग एक साथ थे। तो सोचे कैसे करें। तो मैंने घर पे अपने से ही, भाई था वो डिज़ाइन वगैरह बनाता था, एक पोस्टर बनवाया माँ विंध्यवासिनी सेवा ट्रस्ट के नाम से। एक नंबर जारी किया और उस नंबर पे मैंने ये कहा कि भाई जिसको भी इतनी दिक्कत है कि उसके पास राशन खरीदने के पैसे नहीं है तो वो हमें इस नंबर पे फ़ोन करें, हम डायरेक्ट उसकी हेल्प करेंगे। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने 500-500 रुपये उनके अकाउंट में डायरेक्ट भेजे। तो सेवा तो पहले से ही ऐसा है कि भाई इच्छा है कि सेवा करें, लोगों की हेल्प करें लोगों की। बट ये हो जाता है कि पॉलिटिक्स के माध्यम से आदमी का एक कर्म भी हो जाता है और धर्म भी हो जाता है, सेवा ही। तो मुझे इस प्रकार का सेवा करना था तो इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आया। प्रशांत किशोर ने एक दिन कहा था कि भाई या तो मैं अपनी जन्मभूमि से लड़ूंगा या फिर ऐसी सीट से लड़ूंगा जहां मुख्यमंत्री के कैंडिडेट लड़ेगा। फिर वो नहीं लड़े तो उनकी जन्मभूमि करगहर है जहां से आप उम्मीदवार हैं। तो ये जो एक हाइप बना था, उसके बाद उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं आप, तो इससे आपको एडवांटेज हुआ या इससे आपको नुकसान हो गया? देखिए, करगहर को तो कठिन है क्या ये तय करना? कठिन कुछ नहीं है। हाँ, क्या है कि करगहर को जब आदरणीय प्रशांत जी ने बोला कि मैं करगहर से लड़ सकता हूँ तो एक बाइक ऐसे हुआ कि पूरे राज्य में, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो गई। सब लोग खोजने लगे कि करगहर है कहाँ। तो ये तो बहुत अच्छी बात है करगहर के लिए। मतलब इससे आपको फायदा हो गया कि उन्होंने लॉन्चिंग पैड दे दिया? फायदा नुकसान की बात तो बाद में देखी जाएगी, तो 14 तारीख को पता चलेगा फायदा नुकसान। मगर मुझे लगता है करगहर को एक बाइक हाइप मिला और बिल्कुल फायदा हुआ उससे। तो थोड़ी प्रेस्टिजियस स्टेक भी हो गया इसमें। हाँ, थोड़ा सा ये भी हो गया कि भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे दल की तरफ से हमें मिला है और आदरणीय प्रशांत जी ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है
ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एक वीडियो देखा हमने जिस दिन अनाउंसमेंट हो रहा था कि भाई कौन सी सीट से कहाँ, जिस दिन जनसुराज पार्टी कैंडिडेट की, तो वीडियो देखा, आप बैठे हैं, जैसे आपके नाम का अनाउंसमेंट हुआ तो आप खुशी से खड़े हो गए। तो क्या आपको बिल्कुल इस बात का इल्म नहीं था कि करागर से आप प्रत्याशी होने वाले हैं क्या, या ये पहले से प्रशांत किशोर को पता नहीं, था आप लोगों को? ये क्या है कि ये जनसुराज ही एक ऐसा दल है जिसमें मैंने आने के हमारे बहुत सारे वजह हैं। उनमें से एक वजह ये भी है कि इसमें सब समान है भाई। आप जो लोग ऊपर से तय करेंगे कि भाई ये होना है, कुछ आंकड़े हैं, कुछ आपको देखा जाएगा कि भाई आप किस प्रकार का कार्य किए हैं, कि किस प्रकार का आपका सामाजिक ताना बाना है, आपके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ों को देखकर टिकट फाइनल होता है। और जो लोग विरोधी भी हैं जनसुराज के, वो भी ये कहते हैं कि भाई जनसुराज में पैसा पर टिकट, पैसा वाली बात तो यहाँ नहीं है, जैसे कि अन्य जगहों पे है। कहाँ अन्य जगहों पे है? बहुत सारे जगहों पे है। क्या? जी, पैसे पे टिकट मिलता है। पैसे पे टिकट मिलता है? बहुत सारे जगहों पे, जैसे ऐसे ही आप पूछ रहे हैं जैसे आपको नहीं, पता हमको नहीं है। बहुत अच्छी एक्टिंग पर इस करते तरह हैं के आप। आरोप जनसुराज पे भी कुछ लोगों ने लगाए। अरे एक्टर तो आप हैं, थोड़े नहीं, एक्टर। बहुत अच्छी है जो आपने पूछा कि अच्छा, जो बहुत अच्छा आपने एक्सप्रेशन दिया, फेस एक्सप्रेशन बहुत अच्छा। अरे रितेश भाई, इसके तो पारंगत आप हैं। नहीं, आप भी कम नहीं है। अरे नहीं। अच्छा ये बताइए कि जब आप इसका तय हो गया कि आप अब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पर हम ये जानना चाहते हैं कि भाई रितेश पांडे का करागर से क्या रिश्ता रहा? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं आपका लंबा समय जो है वो बनारस में बीता, फिर आप बॉम्बे चले गए, मतलब फिर करागर आ गए, ऐसा है क्या? करागर में जन्म हुआ है और बहुत सालों तक मैंने पढ़ाई भी यहीं पे की है। फिर बनारस गए पिताजी के साथ, फिर वहाँ से करागर से हमेशा लगाव रहा है। करागर से ही जब एल्बम की शुरुआत हुई तो करागर से ही हुई। यहीं पे हम लोग शूट किए, यहीं पे से हम लोग, जैसे कि एल्बम में भी जो क्या था कि जब हम लोग का एल्बम आया था तो वो चिप वाला टाइम था, वो जैसे सीडी कैसेट ख़त्म हो चुका था। पेन ड्राइव वाला क्या? नहीं, पेन ड्राइव नहीं, एक एसएसडी कार्ड आता था, चिप, मोबाइल में चिप लगता था बीच में, जब डीवीडी, हाँ, बिल्कुल और सही उसमें कह ले रहे हैं। जाके आदमी डाउनलोडिंग सेंटर पे गाना भरवाते थे और फिर उसको मोबाइल में लगा के सुनते थे। इससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में तो कभी गाने होने का, एक्टिंग उक्टिंग का कुछ ऐसा तो रहा नहीं, फैमिली का बिल्कुल बैकग्राउंड। नहीं। फिर आप कहाँ से घुस गए? अब तो मेरे परिवार में पॉलिटिक्स भी तो नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है। तो वही मैं जुराम रुचि रखा। हम लोग भगवान पे, ईश्वर पे भरोसा करने वाले आदमी हैं और बहुत ज़्यादा भविष्य की योजनाएं नहीं बनाते। बस जिधर लेके चला जा रहा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ पे हमारा कोई वश है नहीं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, तो बस जो होता है होने दो, बस ऐसे ही चलता रहा है। हाँ, फिर वो कहानी जो आप बता रहे थे चिप वाली। हाँ, तो एक करागर में रह के ही, करागर से ही कैंपेन करके हम लोग कैंपेन ऐसा करते थे कि हर डाउनलोडिंग सेंटर पे जाते थे, अपने गाने को देते थे कि भाई कोई मोबाइल आएगा डलवाने के लिए तो ये मेरा गाना डालना। तो यहीं पे रह के हम लोगों ने पूरे बिहार में उसको किया। कहीं बाइक से गए, कहीं बस से गए, कहीं मैजिक बुक करके गए। मतलब यहीं पे रह के हम लोगों ने कम से कम चारों तरफ पोस्टर हम लोग लगाते थे। अपना पोस्टर हम लोग खुद ही लगाते थे, वो लेई वाला, जैसे मतलब उतना पैसा था नहीं कि गोंद वाला पोस्टर लेके आए। जो आटे का वो बनता हाँ, था, तो वो फिल्मों के पोस्टर जो लगते हाँ, थे सस्ता वाला पोस्टर छपवा के इतना बड़ा और लेई लगा के इसे आटे का, फिर हम लोग चिपकाते थे चारों तरफ। एक गाने वाला कैसे शुरू हुआ? मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई रितेश पांडे को सिंगर बनना है, ये कौन सा टर्निंग पॉइंट था? हाँ, गाने वाला क्रिकेट खेलते थे वही, ये तो बनारस की बात है। क्रिकेट खेलते थे स्कूल की तरफ से? नहीं, ऐसे ही मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे। जो मोहल्ले, 4 यार आ गए तो शुरू हो गया बैट बल्ला? नहीं 4 यार नहीं, 14-15 थे। अच्छा, पूरी टीम? हाँ, तो जब ऐसे ही गाते थे तो लोग, दोस्तों ने कहा कि भाई बहुत अच्छा गाते हो यार तुम। तो फिर जब मुझे बहुत बार सब लोगों ने बोला कि यार अच्छा गाते हो, तो मुझे भी लगा कि हाँ यार, जैसे हनुमान जी को नहीं जामोहन जी बोले कि भाई तुम कर सकते हो, तो ऐसे ही दोस्तों ने कहा कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। तो मैं घर पे गया, नहीं इंटर में कर चुका था, गाता तो शुरू से था। तो फिर मैं घर पे बोला कि मुझे गाना गाना है अब।
तो लोगों ने कहा कि अरे यार, अपनी बात अपने पिताजी को बताई? सबको बताई घर पे। तो कहे होंगे बड़ा बेवकूफ़ हाँ, आदमी बड़ा है। बेवकूफ़ है, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था। तो उन्होंने कहा कि अरे हम चाहते हैं कि तुम जाके कहीं कुछ तैयारी करो सरकारी भाई। नौकरी करो। हाँ, मगर हम कहा कि नहीं नहीं, हमने कहा गाना गाएंगे। तो बहुत सारा विरोध भी हुआ। फिर मैंने ये कहा कि मैं म्यूज़िक से पढ़ाई भी करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा। तो मैंने महात्मा गांधी की काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, उसमें बीम्यूज़ के लिए मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मैं फेल हो गया। सोने पे सुहागा हो गया। एक तो परिवार वाले पहले से भाई उसके खिलाफ थे, ऊपर से हम फेल हो गए। तो फिर हम फिर 1 साल मेहनत किए एंट्रेंस एग्ज़ाम का। फिर उसी एंट्रेंस में हाँ, फिर उसी एंट्रेंस में बैठा, फिर वो निकल गया। फिर मैं जब बीम्यूज़ करने लगा तो परिवार को भी हो गया कि भाई ठीक है, इसका जीवन बर्बाद नहीं होगा, करने देते हैं। करने लगे उसी तरीके से, स्ट्रगल करते करते करते। फिर ये एक बहुत लंबी कहानी है। ये जो यूट्यूब पे, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, कि 1 बिलियन यूट्यूब पे आपका एक गाना चला गया। ये कहते हैं आज भी कोई उस मुकाम तक नहीं पहुंचा भोजपुरी में। हाँ, नहीं, आज तक नहीं कोई गाना गाया है भोजपुरी इंडस्ट्री में। क्या हुआ, कैसे हुआ? ये हेलो कौन गाना है, इसके म्यूज़िक डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर आशीष वर्मा जी हैं। हम उस समय थे मलेशिया में, शायद कोई अवार्ड्स होता, मलेशिया में हम थे। तो उनका फ़ोन आया कि भाई एक गाना तैयार हुआ है, उसको गा दो, मतलब करते हैं, बहुत अच्छा है। हम आए, गा दिए। स्नेह उपाध्याय जी ने उसमें फीमेल का पार्ट गाया है। और तो फिर मैं कहीं गा के कहीं जाने वाला था, तो चला गया। अचानक से ऑडियो उसका पड़ा, बहुत ज़्यादा हाइप मिल गया। उस समय टिकटॉक था, बैन नहीं हुआ था। और बहुत ज़्यादा उसको हाइप मिल गया गाने को। वीडियो आया तो वीडियो को भी एकदम बहुत ज़्यादा हाइप मिल गया। बहुत ज़्यादा लोग पसंद, उस पर शिल्पा शेट्टी ने बना दिया, बाबा सहगल ने टिकटॉक, और बहुत सारे लोगों ने बना दिया। तो बड़े बड़े स्टार ने बना दिया। तो फिर वो ऐसे वायरल हुआ, पूछिए मत। कि उन लोगों ने बहती गंगा में हाथ धो दिया। पता नहीं, जैसा भी हो। तो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और फिर वो 1 बिलियन तक पहुंचा। अभी तो ज़्यादा हो गया है। वो क्या गाना था, 2-4 लाइन आप बताएंगे? प्रयास करते हैं, ऐसे गला तो लगा है। नेतागिरी में फिर ये बोलते बोलते भाषण देते। प्रयास करते। हर नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया, बोला हेलो बोलो कौन। हार्ट हुआ ब्रेक, मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग, बोल रहा कौन, हेलो कौन, हम बोल रहे, ऐसे करके। तो वो लड़की बोलेगी कौन, हम बोले नहीं जानती, ऐसे कुछ। फिर अरे मेरी जानू मुझे पहचान, मैं तेरा जानू तू है मेरी जान, इस टाइप का कुछ है। सिंगिंग से एक्टिंग बोला? सिंगिंग से एक्टिंग वाला कब शुरू हो गया? एक्टिंग बिहारी बलमा पार्ट 2? हाँ, नहीं, बलम बिहार वाला हाँ, पार्ट 2 जो था, वो कैसे शुरू हुआ ये कहानी वो बताइए। एक्टिंग का मेरे अंदर था। मुझे लगता था कि मतलब एक्टिंग का पहले कीड़ा घुसा था या सिंगिंग पहले का? तो सिंगिंग का, पहले सिंगिंग का। बट मुझे लगता था मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ। मुझे अंदर से ये था कि भाई मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। तो जब मेरे गाने हिट हो गए तो बहुत सारे लोग आए कि भाई मेरी फिल्मों में गाना गा दो। मैंने बोला नहीं, मुझसे अगर एक्टिंग करानी है तो बोलो फिल्मों में, दोनों करा लो। हाँ, 2 in 1 एक्टिंग कराओगे तो फिर गाना गा देंगे, नहीं तो ऐसे गाना नहीं गाएंगे। तो फिर कुछ महीनों बाद एक फिल्म आया, एक रात को फ़ोन आया 2 बजे कि हम फिल्म में लेना चाहते हैं। मैं बोला मैं तो बस इंतज़ार कर रहा था, हम झटपट जो सोच रखा था। हाँ, सोचिए, उसके पहले एक बार जनरल बोगी में मुंबई जा चुके थे, जनरल बोगी में ही आ चुके थे। उसके बाद दोबारा जब ये गाना साना हो चुका तो उसके बाद जनरल बोगी में गए? उसके बाद जनरल बोगी में गए थे, क्योंकि इतनी जल्दी वो नहीं होता ना सब कुछ। जनरल बोगी में जा चुके थे, जनरल बोगी में आ चुके थे। गाना को करने के लिए कई बार दिल्ली जनरल बोगी में गए, दिल्ली से आए जनरल बोगी में। तो जनरल बोगी में बैठने के चक्कर में पुलिस की लाठी भी खाए हैं। आप देखिएगा जनरल बोगी में लोग जब बैठते हैं ना, जब जैसे लाइन से लगा के बिठा देते हैं सब। अब भाई उसमें तो आई ट्रेन लगी तो जल्दी सीट तो बहुत कम होते हैं, तो सीट पाने के चक्कर में लोग जल्दी पहले भागते घुसते हैं बोगी में। उसके चक्कर में पुलिस वाले लाठी भाजते हैं। अच्छा, वो गेट पे होता है। हाँ, तो उसके चक्कर में लाठी भी खाई है जनरल बोगी। फिर गए मुंबई में, तो रितेश ठाकुर जी ने बुलाया था, छोटे बाबा थे उसके म्यूजिक डायरेक्टर, उन्हीं के माध्यम से। तो उसमें मुझे 3rd लीड का काम मिला
बलमा बिहार वाले पार्ट 2 में। फिर उसके बाद एक और फिल्म मिली ट्रक ड्राइवर 2, उसमें सेकंड लीड का काम मिला। उसके बाद एक फिल्म मैंने किया तुहरे में बसेला परान, उसमें फर्स्ट लीड का किया। उसके बाद से जितनी फिल्में की उसके बाद सारी फर्स्ट लीड की। थर्ड पे गए, फिर सेकंड पे गए और फिर लीड रोल में आ गए, उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। बहुत अच्छा। मुझे याद है साल 2024 की बात होगी, अपने ललन टॉप का ही अड्डा था, आप उसमें आए हुए थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कहा था कि आप और पवन सिंह दोनों लोग, फिल्म शाहबाद थी ना? शाहबाद। शाहबाद, उसका मुहूर्त भी हुआ था। हाँ हुआ था। फिर हुआ क्या पवन सिंह जी के साथ आपका? क्योंकि उसके प्रोड्यूसर और वो सारा सब कुछ उन्हीं के हाथ में था, पवन भैया के और निशांत उज्ज्वल जी के हाथ में था, कैसे क्या करना है। तो फिर उसका मुहूर्त हुआ, फिर उसके बाद दो डेट आए कि भाई करना है, इस डेट में फिल्म शूट करना है। तो कुछ पर्सनल इशू या उस समय एक डेट में तो क्या हुआ कि स्टोरी कंप्लीट नहीं थी। सेकेंड डेट में पता नहीं क्या हुआ, फिर भी किसी न किसी कारण से वो टल गया, वो भी सेकेंड डेट भी आगे बढ़ गया और उसके बाद तो 2025 आ गया। तो फिल्म ठंडे वस्ते में चली गई, मुझे तो लगता है। ये आप पवन भैया का जिक्र किए, पवन भैया, खेसारी लाल यादव, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन, मैक्सिमम को देख रहा हूँ कि वो जा रहे हैं भाजपा, मतलब जा क्या रहे हैं, हैं ही वहाँ पे। नहीं, खेसारी जी तो आरजेडी में, एक वो नए एंट्री जो हुए, बाद में के जितने भी हैं वो सब बीजेपी में ही रहे। पवन जी को भी टिकट मिला ही था, वो बाद में लड़ गए, भिड़ गए इसी जगह पे जहाँ हमारी आपसे बातचीत हो रही। नहीं वो काराकाट है। हाँ, मतलब बगल का ही इलाका, एक ही कह लीजिए आप। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आपके पास भी कभी ख्याल आया कि भाई ये लोग भी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, हम भी उधर ही चलें? ख्याल की बात जहाँ तक है कि देखिए, हमारे जानने पर सबसे बहुत अच्छा मेरा रिलेशन है मनोज तिवारी जी से भी और रवि किशन जी से भी, बड़े भैया पवन सिंह जी से भी। मैं तो हर जगह कहता हूँ कि भाई ऐसा है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं जैसे मैंने उनको मेरे रोल मॉडल सिंगिंग में पवन सिंह जी, इसलिए आप उनको बड़े भैया मैंने उनको सुन के ही गाने की ललक हमारे अंदर आई। जब मैं जो फील्ड में, जब मुझे क्रिकेट के टाइम पे जब मैं जो गाने सुनाता था दोस्तों को, वो पवन भैया के ही गाने सुनाता था। अच्छा। हाँ, तो उनके गानों से ही ये रियलिटी है, जो रियलिटी है मैं बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि वो दूसरे दल में है, मैं दूसरे दल में हूँ तो वो भी झूठ बोलूँ, ऐसा नहीं है, यही सच्चाई है। तो सबसे अच्छे संबंध हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि देखिए हमको बिहार में अगर पॉलिटिक्स करना है और अपने तरीके की, जो हमारे मिजाज का पॉलिटिक्स है, तो वो जनसुराज है। कि अब ऐसा आसान नहीं है, हम तो कहीं और जाते, ऐसा है कि भाई देखिए, हम कहीं जाते तो ऐसा नहीं होता कि भाई मत आओ, कहीं भी जाते तो ऐसा नहीं होता कि मत आओ, भाई कोई भी ले लेता मतलब अपनी पार्टी में। लेकिन जनसुराज को ही चुनने के पीछे मेरा बहुत बड़ा कारण है कि भाई हमें यहाँ काम करना है। बाहर और जगह पे मठाधीशी बहुत है, तो हम मठाधीशी से बहुत दूर रहते हैं। हमको काम करना है, हमको काम करना है, हमको ये मेरा पैशन है, मुझे करना है। इसलिए मैं जनसुराज में आया हूँ कि और वो सारे मुद्दे जो जिन चीज़ों से हम जूझे हैं, जिन चीज, जैसे हम अगर जनरल बोगी में बैठ के गए हैं, दुख हुआ है, कष्ट हुआ है, तो वो झेले हैं, उससे निकालने की बात प्रशांत जी कर रहे हैं। जिसे हम बाहर गए हैं, ए बिहारी करके हमें बुलाया गया है, उस सम्मान, उस गौरव को वापस लाने की बात कर रहे हैं प्रशांत जी। तो इसलिए जनसुराज में हमें अच्छा लगा, क्योंकि हमें ऐसे इस टाइप का ही पॉलिटिक्स करना है, इस टाइप की ही मुझे राजनीति करनी है। तो ये इसलिए ये जो मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, ये लोग करते हैं, ये सब मठाधीश हो गए अब? नहीं, मेरा क्या कि वो लोग अपने जन्मभूमि से नहीं करते हैं। यहाँ पे उन लोगों का, जैसे कि मनोज तिवारी जी का जन्म यहाँ कैमूर में हुआ है, बट वो इलेक्शन लड़ते हैं दिल्ली से। और रवि किशन जी का जन्म हुआ है जौनपुर उत्तर प्रदेश में, लड़े थे एक बार कांग्रेस से लड़े थे। वैसे तो मनोज भैया भी सपा से लड़े थे, गोरखपुर से लड़े। तो अभी क्या प्रचार करने गए थे क्या? नहीं, उस समय तो मैं पढ़ रहा था। तो मगर मैं कहाँ से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ? जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, बिहार से कर रहा हूँ।
बिहार से बहुत सारे लोग इससे पहले जो भी हुए थे, ये पहली बार ये पवन भैया लड़े थे काराकाट से, वो भी उनका क्षेत्र नहीं, उनका क्षेत्र आरा है, बट वो काराकाट से लड़े थे। बट मैं अपने क्षेत्र से लड़ रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र में हूँ, तो मुझे अपने क्षेत्र के लिए कार्य करना है, तो इसलिए मैंने जनसुराज को चुना। हमको क्यों लगा कि आप जनसुराज ने बीजेपी से लड़ेंगे, उसके पीछे की वजह बता रहे हैं। एक पठान फिल्म आई थी, बेशर्म रंग वाला गाना था, दीपिका पादुकोण का, बिकनी वाला जो था। फिर आपका एक आया भगवा रंग वाला, तो हमको लगा आपके अंदर में ना मन में कहीं ना कहीं भगवा वाला बीजेपी वाला है। नहीं, ऐसा नहीं कि भगवा मतलब बीजेपी थोड़ी होता है। भगवा तो एक रंग है। मुझे आज भी मैं तो आज भी भगवा लेके लगा, हरा लेके चल लेता हूँ, तो इसका क्या मतलब कि मैं आरजेडी हो गया? ये रंगों को तो डिवाइड कर दिया है लोगों ने, ये रंग किसी का थोड़ी है। मुझे लगा उस वक्त तो ठीक है, मैं तो भगवा रंग में रंगते थे, ओ मेरी मैया मेरा चोला में आज से 8-10 साल पहले गाया हूँ। तो उस गाने के पीछे क्या लॉजिक था, मतलब उस वक्त में, उस समय में? उस गाने हम लिखते नहीं है, गाने तो राइटर लिखते हैं। हाँ, तो आर पंकज जी ने उस गाने को लिखा है, तो वो लेके आए, बोले कि ये गाना मुझे बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने गा दिया। अब एक बात आ रही है, मतलब कहीं मैंने पढ़ा, मैं नहीं जानता हूँ कितना सच्चाई है। अभी पटना में एक होटल में मुलाकात भी हुई अक्षरा से। अक्षरा और आपके बीच में क्या चल रहा है, मतलब कुछ 36 वाला मामला है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने पढ़ा कहीं पे कुछ मुकदमे वाली बात, कुछ शिकायत? नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं। क्या है फिर? क्या है मतलब? कुछ नहीं है। मतलब कुछ आप दोनों के बीच में कोई अनबन नहीं है? अनबन थी, मान लीजिए कभी संबंध मधुर होते हैं तो कभी अनबन वाली भी बात होती है, तो इसमें सब कुछ अब सही है। तो ठीक है, और सही कैसे हो गया, मतलब बताने में कोई परहेज तो नहीं? नहीं बताने में बोल तो रहा हूँ, जैसे कि हम लोग को स्टार बहुत सारी फिल्में, हमने कम से कम 4 फिल्में हम लोगों ने साथ में की, डोली, मजनुआ और 1-2 फिल्में हैं जो मुझे याद नहीं आ रही। 4 फिल्में हम लोगों ने साथ में की। तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो फिर बाद में सही होगी, इसमें क्या है। तो पहल किसने की, आपने या अक्षरा ने, क्या कि सब ठीक हो जाए, या फिर? मैंने पहल की, मैंने सॉरी बोला। इसमें कहने में गुरेज क्या है? भाई गलती होती है तो सॉरी तो बोलना चाहिए। वो अगर फिर बात होगी तो फिर सॉरी बोल सकते हैं। ये बड़ा दिल वाला बात होती है। अरे बिल्कुल, इसमें क्या है। अच्छा, ये आप जिनको आप रोल मॉडल अपना मानते रहे, मैं पवन सिंह का जिक्र कर रहा हूँ, अब आप इधर आ गए हैं, वो बीजेपी के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, ये कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसको बात लेकर के थी। अब ऐसे सूरत हाल बनते हैं कि जो दोनों छोटे भाई बड़े भाई और आप ही के खिलाफ प्रचार में उतार दिया जाए उनको, तो उतार दिया तो ठीक है, क्या दिक्कत है? अगर वो आ भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है? मगर मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। क्या बात करते हैं? जैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, तो आज तो भले वो बीजेपी में है, लेकिन जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो कोई बीजेपी का आदमी नहीं आया था उनका प्रचार करने। उनका प्रचार करने हम लोग गए थे। और चुनाव एक ऐसा चीज़ है ना, जैसे हम भी इससे पहले चुनाव लड़े नहीं थे। चुनाव एक ऐसा चीज़ है कि उस समय पहचान होती है कि आपका अपना कौन है। लोग तो आपके 20 साल पहले वाली, 10 साल पहले वाली बातें, चुनाव जब आप लड़ेंगे तो तुरंत निकाल के लेंगे, तू हमसे 10 साल पहले ये बात कहले रहा, याद करा। हाँ, वो बतिया भुलाई ना आई, तो 10 साल पहले वाली बात याद करा के ताने मारते हैं। जब आप चुनाव लड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलता है कि भाई हाँ, हर चीज़ को आपको मैनेज करके चलना पड़ता है। चुनाव लड़ने में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। जैसे कि जब तक आदमी जाता नहीं है दुकान पे, तब तक से आटे दाल का भाव पता नहीं चलता। हाँ, तब तक अब चुनाव लड़ने पे पता चल रहा है कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो वैसे समय में कोई बीजेपी का आदमी नहीं था उनके साथ हम लोग खड़े थे, पूरा भोजपुरी परिवार, सब लोग गए थे, हम भी गए थे। तो मुझे नहीं लगता है कि वो आएंगे। अगर आएंगे तो भी ठीक है, स्वागत है उनका, कोई दिक्कत नहीं। मैं जानता हूं कि आप सोशल मीडिया में भी और तमाम खबरें आप देखते सुनते रहते होंगे। आप जिस फ्रेटर्निटी की बात कहे कि हमारा उनका ऐसा संबंध है कि आपको नहीं लगता कि वो आएंगे, ये आपके मन में है?
और जिस तरीके से खेसारी चुनाव लड़ रहे हैं, रोज दिन भर में देखते हैं, वो तीर चलता है ना, रामायण में नहीं देखते हैं आप, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो जुबानी तीर, कभी खेसारी कुछ बोलते हैं, कभी रवि किशन कुछ बोलते हैं, कभी पवन सिंह कुछ बोलते हैं। आपने कभी सोचा था भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की नेतागिरी के चक्कर में ये हालत होगी जब लोग एक दूसरे के पैंट उतार रहे हैं? ये तो खेसारी जी के साथ ऐसा कुछ है, वो जैसे बिना राजनीति के भी पवन भैया से उनका अक्सर से थोड़ा बहुत ऐसे वैसे चलता रहता है। एक आध बार मेरे से भी हुआ है, जैसे कि हमारा कोई गाना था, उसके गाने के चक्कर में विवाद हो गया था इससे। ठीक है, बाद में फिर सेटल हो गया, तो थोड़ा ऐसा है। खेसारी में कुछ दुर्वासा मुनि वाला वो एलिमेंट है क्या? नहीं, वो बोलते भी हैं कि मैं तो खोद देता हूँ, खोद के शांत हो जाता हूँ, वो खुद ही बोलते हैं। अच्छा, तो ठीक वो है, गाँव देहात में कहते हैं कि पिन मार देने वाला, वही तो पिन मारते हैं। उनका है ऐसा कुछ है। अच्छा, मैं आऊँगा एक चीज़ पे कि आपको ये लगता है कि आप जब आप एक पॉलिटिशियन हैं, ठीक है, आप अभी खुद ही कह रहे थे कि जब आप उस एरा से इस एरा में आए हैं तो आपको बहुत कुछ सीखा आपने। हाँ बिल्कुल सीखा। बहुत कुछ सीखा। ये सवाल आपसे पहले भी पूछा गया होगा कि जिस दिन मैंने कहा ना कि मैंने पहली बार देखा, एक तरफ मनोज तिवारी हैं, एक तरफ निरहुआ हैं और रितेश पांडे को भीड़ उसके सामने खड़ी, तो मैं नहीं जानता था, तो मैंने गूगल किया यूट्यूब पे, तो पहला गाना कौन सा बजा पता है? आप ही गेस करिए। बहुत सारे गाने हैं, आप बताइए ना, आप कभी लंदन गए हैं? गए 3 बार। वहीं से आपको इसका मिला क्या इंस्पिरेशन? लंदन जैसे गए ही हैं। रितेश पांडे हमारा यूट्यूब पे पहला गाना पॉपअप किया वही वाला। इस गाने की क्या हिस्ट्री है? इस गाने के राम सेवक प्रीतम जी इसके बनारस के एक राइटर हैं, उन्होंने लिखा है। आशीष वर्मा ने म्यूजिक दिया है, मैंने गाया है, यही हिस्ट्री है। वर्ल्ड वाइड म्यूजिक से रिलीज हुआ है ये गाना। आज जब पॉलिटिक्स में आए हैं, ये गाना अगर हम अभी यहाँ बजाएं तो आप अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे? परिवार बिल्कुल में? नहीं, अभी तो नहीं करेंगे। परिवार में भी नहीं करेंगे? परिवार में भी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हर गाना परिवार के लिए थोड़ी होता है। मैंने सैकड़ों देवी गीत गाए हैं परिवार में, वो सुनिए। हाँ, आपने बहुत सारे भजन भी गाए, मैंने हाँ, सुना तो भी वो है। परिवार में सुनिए। नहीं, ये आपसे तो बच्चों के लिए डांस करने के लिए गाने। आप बताइए, आप वही बॉलीवुड के भी गाने जो क्लब में बजते हैं वो आप तो परिवार में सुनेंगे नहीं। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज का, परिवार में सुनेंगे? ये तो हर जगह है। भोजपुरी को क्रिटिसाइज इस आधार पे क्या करना? जो मनोरंजन को मनोरंजन रहने दीजिए। आप किसी भी कलाकार के उसके कला से उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो कभी ऐसा टर्निंग पॉइंट है, कभी ऐसा मोमेंट है जब आपको लगा कि मुझे इससे बच जाना चाहिए था? क्योंकि आपने कुछ बहुत अच्छे गाने गाए। नहीं, मैंने क्या बोला कि मैं बहुत ज़्यादा भविष्य की योजनाएं नहीं, मैं वर्तमान में जीता हूँ और मुझे बच जाना चाहिए था, वो मेरे हाथ में था ही नहीं। आगे के लिए जो होता है अच्छे के, जो गीता में ही है ना कि जो हुआ वो अच्छा के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के, जो होगा वो भी अच्छे के लिए। ये तो वही हाल हुआ कि भाई मैंने जो कुछ किया भगवान पे डाल दिया, मेरा कुछ मैंने नहीं, सब भगवान पे नहीं तुमको डाला, अर्पण। भगवान पे नहीं डाला मैंने। हाँ, मैं तो पहले बोला कि मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं। अब मैंने शुरुआत में ही बोला कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा भविष्य की योजनाएं नहीं बनाता। जैसा मैं वर्तमान में जीने वाला आदमी हूँ, जैसा परिस्थिति मेरे सामने आया वैसे मैंने काम किया। पर अब जब आप इसमें आ गए हैं, पॉलिटिक्स में आ गए हैं, तो क्या आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे जिस बात को लेकर के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, उस मामले में मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, खेसारी हो, पवन है, सब पर इस तरह की बात आरोप लगते हैं, आप भी उनमें शामिल हैं कि इन गानों को लेकर के? कुछ तो देखिए कुछ तो चीज़ें हैं, कुछ एक माइंडसेट बन गया है। जैसे कि बहुत अच्छे अच्छे गाने आते हैं, जैसे भोजपुरी फिल्मों में अभी स्टोरीज़ देखिए, जो भी फिल्में आती हैं, सिंगल थिएटर में लगती थी भोजपुरी फिल्में, अब सिंगल थिएटर ना के बराबर है। तो अब सारी वर्ल्ड टेलीविज़न प्रीमियर टेलीविज़न पे ही रिलीज़ होती हैं। आप फिल्में देखिए, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही हैं, परिवार के साथ बैठ के देख रहे हैं लोग, अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं। लेकिन विडंबना ये है कि वो गाने जो अच्छे गाने होते हैं, जो उनको आप तो आपके चांद वाले गाने बहुत पसंद किए? बिल्कुल पसंद किए। सैया चांद वाले, सबसे नीक बाटे सैया किसानी, भैया अमर राम जैसन, बहुत सारे लोगों ने इन सब गानों को पसंद किया। लेकिन और इस टाइप के मैंने सैकड़ों गाने गाए हैं, समझिए सैकड़ों गाने गाए हैं जो लोगों ने पसंद नहीं किया, जो एकदम साफ सुथरे, मतलब इसी टाइप के गाने।
ये तो गानों का किस्मत होता है कि कौन सा गाना चल गया, नहीं चला नहीं चला। मतलब जिन गाने से कभी कभी लगता है कि ये गाना चलेगा वो नहीं चलता है। जैसे जाए चंदा वाला गाना जो आपने बोला, ये उस प्यारा गाना है। कैसेट के ज़माने में ये गाना आया था, ये था 6वें नंबर पे। उसके पहले 5 गाने और थे, तो हम लोग को लगता था कि ये 5 गाने इससे बेस्ट हैं, लेकिन 6ठे नंबर वाला गाना सबसे बेस्ट निकला। तो गाने के बारे में प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते कि कौन गाना चलेगा। आपसे पूछें कि आपका सबसे फेवरेट गाना है? मुझे मेरा कोई गाना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है मेरे सारे गानों में कमी है, कुछ और अच्छा हो सकता था। और सारे गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा गाना जब जाते हैं तो कोई डिमांड भी करता होगा, मान लीजिए जनसभा करने गए थे, रितेश भैया कहीं हाई गाना गा के सुनाओ। हाँ सुनाते कहते हैं। फिर वो पहला गाना कौन सा होता है? यही वाला, लंदन वाला? नहीं फिर सुनाने में हाँ, मतलब आप गए मंच पे, कहा अरे भाई आमतौर पे होता ही है। नहीं तो जो मैं जनसुराज के लिए जो गाना गाता हूँ वो सुनाता हूँ। जो लंदन वाला गाना सुनाएंगे चुनाव में, आप ही गजब बतिया। आप खुद बोले कि वो नहीं गाना सुना सकते हैं, आपको भी लगता है कुछ गड़बड़ है उसमें? मैंने तो वही बोला कि 4 बोतल वोडका, आप तो बॉलीवुड का गाना है, आप घर में सुनेंगे? आप 4 बोतल वोडका गाने वाला अगर चुनाव लड़ेगा तो वो सुनाएगा चुनाव में गाना? कौन सा बात है? गड़बड़ वाली कौन सी बात है? हर चीज की एक अपना स्थान है। अब जो आप मुझे मान लीजिए, हम ये स्लीपर हम पहनते हैं, घर पे पहन के जाते हैं, तो रूम में जाने के लिए एक अलग स्लीपर है। तो ऐसा थोड़ी है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। अब चलते हैं इस बात पर कि एक शिकायत रहती है जो सेलिब्रिटी होते हैं कि चुनाव में आए और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। ये आप पर भी लोग, आपके बारे में सोचता होगा लोग? मैं उस टाइप का सेलिब्रिटी नहीं हूँ। पहली बात तो मैं सेलिब्रिटी खुद को मानता ही नहीं हूँ, और मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ। क्योंकि आप देखेंगे कि जिस प्रकार से और लोग, जो कलाकार लोग चुनाव लड़ते हैं, उस टाइप से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं कम से कम अभी तक 250 गाँव में दरवाजे जा चुका हूँ, डोर टू डोर। मुझे नहीं लगता कि कोई सेलिब्रिटी आज तक ऐसा किया होगा। 250 गाँव में मैं दरवाजे जा चुका हूँ, लोगों से मिल चुका हूँ, एक लोगों से मिला हूँ। तो मैं दूसरे टाइप की राजनीति करना चाहता हूँ, दूसरे टाइप का सेवा का भाव है हमारा। प्रशांत किशोर के बारे में ये कहा जा रहा है कि 3 साल से उन्होंने बहुत मेहनत की, आप भी जब से आए डटे हुए, पर उनका एक फैसला लोगों को लगा कि वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से डिप कर गया मामला। वो ये था कि वो चुनाव नहीं लड़े। आप भी ऐसा मानते हैं क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल वो वाली बात है, डिप कर गया, ये तो परसेप्शन झूठा। ये होता है ना कि मैदान छोड़ के भाग गए। नहीं, ये तो बिल्कुल, जैसे इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलेंगे अनर्गल प्रलाप। अगर ऐसा बोले तो ये कोई बात ही नहीं है, छोड़ के भाग के क्या बात होती है। जो आदमी जो डीप वाला क्या सिस्टम है, जैसे जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे थे आदरणीय प्रशांत जी, जो भाई दिलीप जायसवाल जी पे, और कौन है, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, हाँ, तो ऐसा लग रहा था तो पूरा चुनाव पांडे, बहुत सारे लोगों, तब अब तो भाई बता दिए, साक्ष्य के साथ बता दिए। साक्ष्य के बाद बताने के बाद भी पार्टी, अब बताइए इतना बड़ा, इसको बोलेंगे ढिठाई। हम तो कुछ और सवाल पूछे। इतनी मैं आ रहा हूँ उस पर, इतनी बड़ी ढिठाई है कि पार्टी उन लोगों पे कार्रवाई भी नहीं की। तो क्या पूरा चुनाव खुलासे थोड़ी करते रहेंगे भ्रष्टाचारों का, अपना काम भी तो करेंगे। तो उस समय लोग सोचे कि हाई पे अभी भाई खुलासा बंद हो गया है, खुलासा रुका हुआ है कुछ दिन के लिए। तो आप लोग वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी है डीप वाला, मैं तो करना भी नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसी कोई बात है नहीं। उनका जो फैसला है, जो मेरे ख्याल से, इस बारे में कोई बात हुई नहीं, मेरे ख्याल से ये है कि भाई उनको ऐसी पार्टी अभी की डेट में पहली है जो 243 पे लड़ रही है, और उनके विचारों से ही ये पार्टी बनी। किसी और ने ले लिया नहीं, वो चले गए। चोरी डकैती बोलेंगे उसको, दबंगई बोलेंगे उसको। लोकतंत्र में ऐसी चीज़ों की जगह नहीं है भाई। लड़ाई करिए, विचारों से लड़ाई करिए, मुद्दों पे लड़ाई करिए। आपका आदमी छोड़ के चला गया तो उसमें क्या करें? खुद ही पे हम किसी को बैठा लें और कहे कि खुद ही, तो प्रशांत जी ने दिखाया तो फोटो देखा है आपने उनका, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस
तो आप कैसे कह रहे हैं कि खुद ही छोड़ के चले? अभी हम लोग बात कर रहे थे ना बीजेपी के कुछ नेताओं की, तो सम्राट चौधरी का जिक्र आया। सम्राट चौधरी ने आप ही के एक साथी कलाकार को कहा कि वो नचनिया है, खेसारी लाल यादव को। आपने वो कमेंट सुना था? बिल्कुल। क्या कहना है आपका? तब तो आप भी उसी कैटेगरी में आ इसमें गए। क्या कहना? तो उनको क्या बोला जाए, हत्यारा? जिस पे 7 हत्याओं के जो इंसान अभियुक्त रहा हो, 6 महीना जेल काट के फर्जी सर्टिफिकेट दे के बाहर निकला हो, तो अगर खेसारी जी को नचनिया बोला जा रहा है तो उनको क्या बोला जाए, हत्यारा? जो आदमी अपना 7वां पास हो, 10वां का ये नहीं बता पा रहा हो कि कब पास किया, खाली हाफी डिफीट कर रहा हो, वैसे इंसान से और किस शब्द की आदमी कल्पना कर सकता है, उम्मीद कर सकता है? जो उनके अंदर है, मान लीजिए जैसे आपके पास 10 रुपया है, कोई मांगा तो 2 रुपया आप दे देंगे, तो पैसा रहेगा तभी ना। तो उनके अंदर वही है, तो वही वो दिए भाई, वैसा ही शब्द है उनके अंदर, वही वैसी ही मानसिकता है कि कलाकार को, अब नाचते तो अमिताभ बच्चन जी भी हैं, उनको नचनिया नाचता क्या है ये? जब इतना भीषण मुकाबला है महागठबंधन में और एनडीए में, तो कई लोग कहते हैं, मतलब एक बात बता रहा हूँ आपको, कि आप जनसुराज पे क्यों दांव लगाएं वोट दें? गठबंधन, अरे भैया मुकाबला इन लोग का, जो भी ये लोग खाली वोट की ठेकेदारी करते हैं। जैसे इस आदमी के अंदर इस जात का इतना वोट है तो उसको ले लो, इस आदमी के अंदर इस जात का इतना वोट है तो उसको ले लो, उसके अंदर उतना वोट है तो ले लो, सब लोग मिल गए, हिसाब किताब लगा लिए। गठबंधन विचारों का नहीं है, गठबंधन सिर्फ गुड़ागड़ित का है। कल आज ठीक है तो ठीक है, कल दूसरे को एक दूसरे को गरी आएगा सब। विचारों का गठबंधन नहीं है। विचारों का अगर गठबंधन होता तो इसी सीट पे देख लीजिए, करागर सीट पे कांग्रेस भी महागठबंधन से अपना उम्मीदवार उतारी और CPI-ML भी उम्मीदवार उतारी। इसको सब बोल रहा है फ्रेंडली फाइट। हे भगवान, और यही स्थिति है। तो विचारों का गठबंधन नहीं है, तो खाली गुड़ागड़ी थे, खाली बस कुर्सी पाने के चक्कर में है लोग। इन लोग को जनता के भलाई से कोई मतलब है नहीं भैया। देखिए, खाली अपने से मतलब है, किस तरीके से घर भरना है, किस तरीके से पैसा लेके 200-400 करोड़ का ज़मीन खरीदना है, बस उससे मतलब है, और जनता से कोई मतलब नहीं है। बहुत बदहाली में कराकर विधानसभा है। हम गए थे, मतलब 400 से ज़्यादा गांव हैं लगभग कराकर विधानसभा में। 350 से ज़्यादा गांव की ये समस्या है कि नाली का पानी गली में बहता है। जल निकासी की, मतलब आप समझिए इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जहाँ पे 5 एक का मसाला लगना चाहिए, वहाँ 15 एक 20 एक का मसाला लगा है, सब ढा रहा है, ढिमिला रहा है। और उसकी समुचित व्यवस्था नहीं की गई है कि जो वेस्टेज होता है, जो पानी होता है नाली का, जिसमें करोड़ों प्रकार के जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो कहीं निकल जाए। वो गली में बहता रहता है, गली में स्टोर होता है, वो लोगों के पैरों के माध्यम से जाता है घर में, घर से बॉडी में जाता है किसी न किसी माध्यम से। ऐसे गांव में बहुत असाध्य रोग हुए हैं लोगों को। और ये ऐसे रोग हैं कि भाई रोग हो जाने पे इतनी बदहाली है कि करघर विधानसभा के अगल बगल कोई ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं है जिसमें किसी गंभीर बीमारी का इलाज हो सके। सीधे या तो पटना एम्स या तो बनारस लेके भागना होता है। बहुत भ्रष्टाचार, और खाली आंकड़ों में बता दिया गया ये हो गया। इतना भ्रष्टाचार है कि एक गांव है हमारे विधानसभा में, कौआ खोच, वहाँ गए थे। कौआ खोच, अच्छा। तो वहाँ गए थे तो एक बहन ने कहा कि मेरे पास, मतलब बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो बहन रह रही थी, बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में। वो नीडी थी, उसे ज़रूरत था राशन का, लेकिन उसके पास राशन कार्ड नहीं था। हम पूछे क्यों नहीं है, तो उसने बोला 4000 घूस लग रहा है, 4000 रुपया मेरे पास नहीं है। तो बताइए, जो ज़रूरतमंद है, जिसको सच में ज़रूरत है उस राशन की, उसके पास राशन नहीं है, क्योंकि इतना चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। थोड़ा तो इंसानियत रखता है ये लोग कि भाई ये ज़रूरतमंद है, इसको तो दे दो। ये स्थिति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रितेश बाबू, हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने गले का भी ख्याल रखिए। ठीक है। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।